हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सरफेस केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में अपन ने जो है वो अधिशोषण की बात कंप्लीट कर ली थी। आज अपन बात करेंगे कोलाइडी विलयन की। इसकी बात करने वाले हैं कोलाइडी विलयन की। पॉइंट फॉर्मेट में ही चलेंगे, बिल्कुल काम काम के पॉइंट होंगे, उनको अपन लिखाते हुए जो है वो अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कोलॉइड सॉल्यूशन, ठीक है। चलो सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं। तो कोलाइड विलयन का कंसेप्ट आया कहां से? कोलाइड विलयन का कंसेप्ट आया कहां से? पार्टिकल जो होते हैं, विलय के जो पार्टिकल होते हैं, विलय के जो कण होते हैं, उनके आकार के आधार पर, विलय के कणों के आकार के आधार पर किसी भी विलयन को जो है वो अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। विलय के कणों के आकार के आधार पर, विलय के कणों के आकार के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। विलयन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, वास्तविक विलयन। कैसा होता है? वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन में विलय के कणों का आकार जो होता है, विलय के कणों का आकार लेस देन होना चाहिए 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर से भी अगर छोटा होता है तो उन्हें अपन बोलते हैं वास्तविक विलयन। सेकेंड नंबर पॉइंट, कोलाइड विलयन। तो कोलाइड विलयन में विलय के कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁻6 मीटर से छोटा होता है, लेकिन 10⁻⁹ मीटर से क्या होता है? बड़ा। सॉरी, ऐसे लिखो, 10⁻⁹ मीटर से तो बड़ा होता है और 10⁻�6 मीटर से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर से बड़ा होगा, लेकिन 10⁻�6 मीटर से अगर छोटा होता है तो कोलाइड विलयन कहलाता है। और निलंबन, सस्पेंशन बोलते हैं जिसे, निलंबन में कणों का जो आकार होगा वो ग्रेटर देन होगा 10⁻⁻6 मीटर से भी। तो अगर 10⁻⁻9 मीटर से छोटा हो तो वास्तविक विलयन, जो अपन सॉल्यूशन पढ़ चुके। अगर कोलाइड विलयन है तो आकार 10⁻⁹ मीटर से तो बड़ा होगा, लेकिन 10⁻⁻6 मीटर से छोटा होना चाहिए। और निलंबन में आकार जो होगा वो 10⁻⁻6 मीटर से भी क्या आएगा? बड़ा आएगा। अपन बेसिकली तीनों में डिफरेंस देखते हैं कि ये वास्तविक विलयन है, ये वास्तविक विलयन है, इधर कोलाइड विलयन रखते हैं। और उसके बाद अपन इधर बात करें वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन, और इधर अपन बात करते हैं निलंबन की। तो बेसिक इनमें डिफरेंस क्या होगा? और इधर कोई रखते हैं अपन प्रॉपर्टी, कोई गुणधर्म, कि अगर मैंने कोई गुणधर्म रखा, ठीक है, तो सबसे पहला गुणधर्म अगर अपन रखे कि प्रकृति के बेसिस पे क्या होगा, तो प्रकृति जो होती है, वास्तविक विलयन जो होता है वो समांगी विलयन होता है, होमोजीनियस होता है। ये जो होता है वो विषमांगी होगा, मतलब एक प्रावस्था नहीं दिखेगी, दो प्रावस्था दिखेगी। ये भी कैसा होता है? विषमांगी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। सेकंड नंबर अगर अपन बात करें, ठीक है, कणों के आकार की, कणों का आकार, तो कणों का आकार अपन को मालूम है कि वास्तविक विलयन में लेस देन 10⁻⁻9 मीटर, यहां पे 10⁻⁻6 मीटर से तो बड़ा है, लेकिन 10⁻⁻9 मीटर से बड़ा है, लेकिन 10⁻⁻6 मीटर से छोटा होगा। और यहां पे आकार जो है वो 10⁻⁻6 मीटर से भी बड़ा है, ठीक है।
अब अपन करते हैं पृथक्करण की बात। पृथक्करण होगा या नहीं होगा किसी फिल्टर पेपर के थ्रू, तो मैं यहां बोलता हूं कि पृथक्करण जो है वो फिल्टर पेपर के थ्रू जो है वो असंभव है, चाहे कैसा भी फिल्टर पेपर ले लो। मतलब विलय और विलय को अलग अलग करना डिफिकल्ट है, असंभव है। कोलाइड विलयन होगा तो कोलाइड विलयन में जो है वो सामान्य फिल्टर पेपर से तो असंभव है, सामान्य फिल्टर पेपर से तो असंभव है, बट अगर अल्ट्रा फिल्टर पेपर ले लिया, सूक्ष्म फिल्टर पेपर ले लिया, तो उससे जो है वो संभव हो जाएगा। क्यों? अल्ट्रा फिल्टर पेपर में छेद जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो छोटे होंगे तो उस समय इनके पार्टिकल का आकार बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए फंस जाएगा, तो संभव है। और यहां पे संभव है ये, चाहे किसी से भी ले लो। ठीक है बात, ये ध्यान रखना है। अब इनकी अगर अपन दृश्यता देखें, ठीक है, वास्तविक विलयन को आप नहीं देख सकते हो, ठीक है, नहीं देखा जा सकता है। इसे जो है वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, और इसको देखा जा सकता है आराम से, नेक्ड आई, आंखों से देखा जा सकता है। चार हो गए, ठीक है, बेसिक पॉइंट बता रहा हूं जो काम काम के, इनके अलावा पॉइंट तो खूब सारे होंगे। ठीक है, अब अपन बात करें कणों का जमना, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल। इसमें नहीं जमते हैं, इसमें स्कंदन के कारण जमेंगे, और इसमें जमते हैं, सेटलिंग होती है। क्यों? पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो जाती है? सेटलिंग हो जाती है। बेसिकली ये ध्यान रखा, वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबन में क्या अंतर है। मैं अभी भी आपको एक बात बोल देता हूं, सुनना। इस कोलाइड विलयन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है कोलाइड विलयन की गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन वहीं से आएगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा, अगर कोलाइड में से क्वेश्चन आएगा तब तो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कोलाइड विलयन के घटक, जिस टाइप से सॉल्यूशन के दो घटक होते हैं, विलय और विलय, उसी टाइप से इसके भी दो घटक होते हैं। कोलाइड विलयन के भी दो घटक होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। ये एज ए सॉल्वेंट होता है, विलायक की तरह होता है, और ये किसकी तरह होता है? सॉल्यूट की तरह। बस आपको तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये सॉल्यूट होता है प्रावस्था, और परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। बात क्लियर? ये बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कोलाइड विलयन का, कि विलय के कणों के आधार पर सॉल्यूशन को तीन टाइप से अपन डिवाइड करेंगे। कोलाइड विलयन के दो घटक होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। माध्यम एज ए सॉल्वेंट, डिस्पर्जन फेज बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, इसे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तीन टाइप के सॉल्यूशन हो गए, वास्तविक, कोलाइड और निलंबन। इन तीनों में बेसिकली डिफरेंस ये है। अब अपन पढ़ते हैं कोलाइड विलयन के जो है वो प्रकार कौन से होंगे, कोलाइड विलयनों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। कोलाइड विलयनों का वर्गीकरण, कोलाइड विलयनों का वर्गीकरण। कोलाइड विलयनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण के तीन बेस हैं। सबसे पहला बेस ए, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था पर। परिक्षिप्त प्रावस्था
एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस तीन ही होती है। इसके बेसिस पे अपन देखते हैं कौन कौन से होने चाहिए। इधर तो मैं लिख रहा हूं प्रावस्था, इधर लिख रहा हूं मैं माध्यम, इधर कोलाइड तंत्र का नाम क्या होगा, और इधर लिखेंगे एग्जाम्पल। जो बेसिकली एनसीईआरटी वगैरह में लिख रखे उन्हीं एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं मेजर फॉर्मेट में। ठीक है, चलो देखो इधर। सबसे पहले अगर अपन माध्यम की बात करें, अपन सबसे पहले प्रावस्था लेते हैं। प्रावस्था ठोस, ठोस और ठोस। प्रावस्था का मतलब विलय है। अब माध्यम जो होगा वो मैं अलग अलग ले लेता हूं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब आगे इनका नाम क्या होगा। जब ठोस होता है तो उसे अपन बोलते हैं सॉल। क्या बोला जाएगा? सॉल। इसको बोलेंगे कोलाइड सॉल में ठोस सॉल। ठोस का द्रव में ये सॉल है, और इसको बोला जाता है ठोस एरोसोल। जब भी अगर गैस आएगा तो कोलाइड का जो तंत्र का नाम होगा वो क्या होगा? एरोसोल होगा। यहां ठोस है इसलिए ठोस एरोसोल बोला। ठोस का द्रव में विलयन जो होता है, ठोस का द्रव में, ठोस प्रावस्था का द्रव परिक्षेपण माध्यम में कोलाइड जो होता है वो सॉल होता है, और ठोस का ठोस में ठोस सॉल हो जाएगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल कैसे याद रखना है। अब इसके अंदर जैसे कोई मिश्र धातु हो गया, ठीक है, रूबी करके एक डायमंड होता है, ये हो गया, तो ये इसके अंदर आएंगे। मिश्र धातु हो गया, रूबी हो गया, कोई भी ग्लास वगैरह हो गए, हीरे जवाहरात हो गए। ठीक है, अब एक सिंपल सा सोचो, द्रव के अंदर जो है वो ठोस आया है। द्रव के अंदर क्या आया? ठोस आया। इसका आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। रंग। रंग में क्या होता है? कलर्ड में क्या होता है? कलर्ड में ये होता है, मैंने आपको समझाया था ना उसके अंदर, क्या नाम है, अधिशोषण के अंदर, कि कणों के वजह से कलर होता है। तो वो ठोस के कण हो गए, और किसमें? पानी में घुले हुए, रंग हो गया। ठीक है, गोंद हो गया, मेनली रंग हो गया, गोंद हो गया, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। स्टार्च है, स्याही है, रंग की वजह से स्टार्च याद रख लो। इसका ठोस एरोसोल का जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है धुआं। धुआं क्या है? धुआं। धुएं के अंदर क्या होता है? गैस होती है या धूल कण। इसके अंदर धुएं के अंदर क्या होती है? एटमॉस्फेयर में गैस होती है, गैस के अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल होते हैं, उसी को धुआं बोलते हैं। ये हो गया धुआं। ये तीन हो गए। जब ठोस प्रावस्था होती है तो सॉल बोलते हैं, गैस होता तो हमेशा एरोसोल बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं, प्रावस्था चेंज करते हैं, द्रव की बनाते हैं। प्रावस्था बनाते हैं इस बार द्रव की। ये लो द्रव, ये द्रव और ये द्रव। वापस इधर ठोस, द्रव और गैस। अब इनके नाम क्या रखने हैं? अब इनके नाम क्या रखेंगे? इसको तो बोलते हैं जेल। द्रव का ठोस में कोलाइड जेल, इसको बोलते हैं अपन इमल्शन, और इसको बोलेंगे द्रव एरोसोल। क्या बोलेंगे? द्रव एरोसोल। ठीक है, तरल एरोसोल या फिर द्रव एरोसोल। अब अपन को बात करनी है इनके एग्जाम्पल की। ठीक है, देखो ठोस में द्रव आना चाहिए, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मक्खन। सबसे फेमस एग्जाम्पल मक्खन, सबसे फेमस एग्जाम्पल है मक्खन। ठीक है,
मक्खन हो गया, पनीर, दही, जिलेटिन, मक्खन, पनीर, दही, जिलेटिन, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल सोचो, द्रव का द्रव में इमल्शन, इसका हो जाएगा जैसे दूध हो गया, है ना, दूध जो है वो द्रव का द्रव में इमल्शन है, दूध हो गया। कोई भी अगर कोल्ड क्रीम हो गई, दवाई हो गई, कोल्ड क्रीम ध्यान रखें, हाँ, द्रव का गैस में कोलाइड। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है धुंध, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है धुंध। धुंध पड़ती है ना सर्दियों में, धुंध हो गया। बादल है, बादल में गैस, गैस में पानी होता है, कोहरा हो गया, स्प्रे होता है, फॉग जो है, ये सारे इसके हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपन गैस की। इधर रखते हैं गैस, दो बार गैस लेता हूं, एक बार ठोस और इधर लेते हैं अपन द्रव। गैस का गैस में विलयन जो होता है वो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस होता है। इस को बोलेंगे ठोस झाग और इधर बोलेंगे झाग। इसका तो फेमस एग्जांपल साबुन के झाग जो है वो ही है, ठीक है। और इसका एग्जांपल अपन जो लेंगे वो लेंगे, लावा ले लिया, फोम रबड़ ले लिया। लावा में क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है लावा, लेकिन उसके अंदर गैस होती है, तो लावा हो गया, ठीक है। इसका देखिए गैस का जो है वो द्रव में होना चाहिए, तो इसका एग्जांपल हो गया सोडा वाटर हो गया, सोडा वाटर। सेविंग क्रीम हो गई, फैटी हुई क्रीम हो गई, फैटी क्रीम, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ध्यान रखें, सीधा जो सबसे फेमस एग्जाम्पल बोल रहा हूं ना, जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो ये वाला है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 1, 2, 3 और ये 4, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछे जाने लायक ये, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज रखना है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया अपना। पहला क्लासिफिकेशन क्या, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब अपन सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। इसके आधार पर 3 टाइप के कोलाइड होते हैं। कणों के आकार के आधार पर 3 टाइप के कोलाइड होंगे। कौन से 3 टाइप के, सबसे पहले मल्टीमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड। एग्जाम्पल ध्यान रखने अपन को, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इनके क्या करने हैं, एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो सल्फर कोलाइड हो जाएगा और एक हो जाएगा गोल्ड का कोलाइड। बनता कैसे उसके बारे में आप देखो। अगर कोई कण है, जब कोई अगर कोलाइड के कण जो होते हैं, कोई या किसी भी अगर पार्टिकल के अगर कण जो होते हैं अगर कोलाइड से कम आकार के, तो वो आपस में संगुणित हो जाएंगे। अगर किसी पार्टिकल का साइज छोटा है, कोलाइड की रेंज में नहीं आ रहा, तो 2 पार्टिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और कौन सी रेंज में आ जाएंगे, कोलाइड कण की रेंज में आ जाएंगे। कोलाइड कणों से कम आकार के कण, कम आकार के कण आपस में संगुणित हो, आपस में संगुणित हो कर बहुआण्विक कोलाइड का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल, गोल्ड कोलाइड एंड सल्फर
कोलाइड। ठीक है, गोल्ड कोलाइड और सल्फर कोलाइड इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मल्टी मॉलिक्यूलर के बाद में मैक्रोमोलिकुलर, क्या है? वृहद आणविक कोलाइड। मैक्रोमोलिकुलर वृहद आणविक कोलाइड, वृहद आणविक कोलाइड। ये बड़े मॉलिक्यूल हैं, ये बड़े कोलाइड है। तो अगर जब मैं किसी बड़े आकार के कणों को, बड़े आकार के कणों को उचित विलायक में मिलाया जाए, उचित विलायक में मिलाया जाए, तो ये विखंडित होकर, विखंडित होकर कोलाइड का निर्माण करते हैं। बड़ा आकार था तो सस्पेंशन की रेंज में आ रहा था, तो टूट के किसका निर्माण कर लेगा? कोलाइड का। इसके एग्जाम्पल देखें, इसके जो एग्जाम्पल है, जितने भी ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं, स्टार्च हो गया, स्टार्च का कोलाइड हो गया, जिलेटिन हो गया, जितने भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, प्राकृतिक कोलाइड जितने भी हो गए, स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन, एंजाइम, ये सारे जो है वो इसके एग्जाम्पल होंगे, सारे के सारे। जितने भी मैं ऐसा बोलूं नेचुरल कोलाइड, वो इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है बात। अब थर्ड आते हैं मिशेल के ऊपर या संगुणित कोलाइड के ऊपर। मिशेल या संगुणित कोलाइड, मिशेल या संगुणित कोलाइड। हाँ देखिए, थर्ड पार्ट देखिए उसका, बी का थर्ड पार्ट, संगुणित कोलाइड, एसोसिएट कोलाइड या फिर मिशेल। एसोसिएट कोलाइड या मिशेल। क्या होता है देखिए, सुना बात, कुछ पदार्थ जो होते हैं, कुछ पदार्थ जो होते हैं निम्न सांद्रता पर तो जो है वो विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं, और उच्च सांद्रता पर किसका निर्माण करते हैं? मिशेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ निम्न सांद्रता पर, निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह, विद्युत अपघट्य की भांति जबकि उच्च सांद्रता पर, उच्च सांद्रता पर संगुणित हो, किसका निर्माण करते हैं? संगुणित होकर कोलाइड का निर्माण करते हैं। या मिशेल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्राप्त जो भी कोलाइड होता है उसे अपन मिशेल या फिर संगुणित कोलाइड कहते हैं। सुने बात को, कोलाइड का निर्माण या मिशेल का निर्माण, मिशेल का निर्माण एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर ही होता है, एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर होता है, जिसे क्राफ्ट ताप कहते हैं, क्राफ्ट ताप कहते हैं।
इसी का एक पार्ट और है। मिशेल का निर्माण अपन ने कहा ना एक निश्चित सांद्रता, उच्च सांद्रता पर होगा। तो मिशेल का निर्माण एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर होता है, एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर होता है, जिसे क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिशेल सांद्रता CMC, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कहते हैं, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है बात, सुने बात। मैंने कहा कुछ पदार्थ जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की भांति व्यवहार करते हैं निम्न सांद्रता पर। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उसके अंदर आयंस होने चाहिए। अभी तक जितने भी पढ़े ना, सल्फर सोल पढ़ा अपन ने, इसमें आयंस नहीं होते, मॉलिक्यूल थे वो। ये क्या होंगे, आयंस की तरह होंगे, विद्युत अपघट्य होंगे, लेकिन उच्च सांद्रता पर एसोसिएट होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोलाइड का निर्माण करते हैं। मिशेल का निर्माण एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर ही होता है, जिसे क्राफ्ट ताप कहते हैं, और एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर ही होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। मिशेल का निर्माण करने वाले जो पदार्थ होते हैं, मिशेल का निर्माण करने वाले यौगिकों को, मिशेल का निर्माण करने वाले यौगिकों को पृष्ठकारी अणु सरफेक्टेंट बोलते हैं, सरफेक्टेंट कहते हैं। समझना बात को। जैसे मैंने साबुन लिया तो C17H35COONA होता है। ठीक है, ये देखो आयन का पार्ट हो गया आयन के पार्ट, तो इसका मतलब विद्युत अपघट्य तो है। सोडियम स्टीरेट नाम है इसका, सोडियम स्टीरेट। ये लो, अब इस सोडियम स्टीरेट के एनाइन वाला जो पार्ट है C17H35COO-, ये दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। ये पूंछ होती है और ये इसका हेड होता है, सर होता है। ये जो होता है वो पोलर पार्ट होता है, ध्रुवीय है। ये कैसा पार्ट है, नॉन पोलर है। ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और ये वाटर को क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस वाले पार्ट को आप ऐसे लिख सकते हो, ये एनाइन वाला पार्ट हो गया, और ये पूंछ ऐसे बना दिया आपने, ये इस साइड। जब इसे अगर मैं पानी में घोलता हूं, C17H35CO- को पानी में डाला, तो निम्न सांद्रता पर तो ये ऐसे रहेगा, जो पानी में रहेगा वो वाला पार्ट वो ऐसा रहना चाहिए। ये तो है निम्न सांद्रता पर। उच्च सांद्रता पर जो होगा वो इस टाइप से एक मिशेल का निर्माण करेगा, एक वर्ताकार अणु के रूप में। ये वर्ताकार अणु के रूप में किसका निर्माण करता है, उच्च सांद्रता पर मिशेल का निर्माण करता है। ये मिशेल बन गया। होता क्या है, जैसे आपने कपड़े धोने की जो प्रक्रिया होती है वो मिशेल के निर्माण के ऊपर ही डिपेंड करती है। कपड़े धोने की जो प्रक्रिया है वो मिशेल के निर्माण के ऊपर ही डिपेंड करती है। कैसे, अगर आपने कोई ग्रीस लगा हुआ है, किसी कपड़े पर ग्रीस लगा हुआ तो उस पर साबुन लगाया, जैसे साबुन लगाया तो साबुन लगाएगा तो क्या करेगा, ये नॉन पोलर वाला पार्ट जो होगा वो ग्रीस के अंदर चला जाएगा और पोलर वाला पार्ट बाहर रहेगा। तो ये ग्रीस था, इस ग्रीस के चारों ओर इसने साबुन के मॉलिक्यूल ने किसका फॉर्मेशन कर दिया, किसका फॉर्मेशन कर दिया, चिकनाई के चारों ओर मिशेल का फॉर्मेशन कर दिया। अब जैसे इस कपड़े को आप पानी में डालोगे तो ये वाला पार्ट जो है वो वाटर रिएक्ट है, तो ये पार्ट क्या होगा, वाटर के साथ बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर आएगा तो इसके साथ यहाँ पे क्या लगी हुई थी, चिकनाई, वो ग्रीस भी किस में आना चाहिए, आ जाएगा, पूरा का पूरा पानी में आ जाएगा और कपड़े से ग्रीस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो
कपड़े धोने की जो प्रक्रिया है वो मिसेल निर्माण की विधि पर आधारित है। ठीक है, ये दो टाइप से कोलाइड का क्लासिफिकेशन हो गया। थर्ड टाइप से कोलाइड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। थर्ड टाइप से कोलाइड का वर्गीकरण देखते हैं। प्रावस्था एवं माध्यम के बीच अंतर क्रिया के आधार पर, इंटरेक्शन के आधार पर अंतर क्रिया के आधार पर प्रावस्था और माध्यम के बीच अंतर क्रिया के आधार पर कोलाइड कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। द्रव स्नेही और एक होता है द्रव विरोधी। लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक और लायोफोबिक। द्रव स्नेही का मतलब जो होगा, प्रावस्था और माध्यम के बीच में क्या होना चाहिए? आकर्षण बल होना चाहिए। द्रव विरोधी का मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? प्रतिकर्षण का बल होना चाहिए। तो मैं कुछ डिफरेंस के पॉइंट लिखा रहा हूं, ये आपको ध्यान रखने हैं। आपको द्रव स्नेही में जो है वो प्रावस्था एवं माध्यम के मध्य, प्रावस्था एंड माध्यम के मध्य प्रबल बंधुता होती है। ठीक है, इसमें जो है वो दुर्बल बंधुता होगी, एक दूसरे को जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, दुर्बल बंधुता होती है। द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं, इनको क्या करना होता है कि पार्टिकल को जो है वो आप विलायक में डाल दो, अपना आप बन जाएगा। तो इसका निर्माण जो है, इनका निर्माण सुगमता से होता है, इजीली हो जाता है। कैसे कैसे होगा इनका निर्माण? तो मैंने आपको बोला है कि आप कोलाइड पार्टिकल का आकार का कोई कण लो और उसे सॉल्वेंट में डालो, वो जल्दी से क्या बना लेगा? कोलाइड बना लेगा। इनका निर्माण विशिष्ट विधियों से होगा, निर्माण विशिष्ट विधियों से होता है। कोई पर्टिकुलर विधि काम में लेनी पड़ेगी। ये जो होते हैं वो प्रकृति में उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय होता है, इसका मतलब जो है वो कोलाइड बनाए तो कोलाइड को वापस आप सेपरेट भी कर सकते हो। ये जो है वो अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। फोर्थ नंबर अगर अपन बात करें, ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो किस टाइप के कोलाइड का निर्माण करेंगे? द्रव स्नेही कार्बनिक प्रवृत्ति के होते हैं। और ये जो होंगे वो अकार्बनिक प्रवृत्ति के होंगे। ठीक है, अगर आपने विलायक जल लिया, विलायक कौन हो? जल, तो उस कंडीशन में इनको बोलेंगे जल स्नेही और इसे बोलेंगे जल विरोधी। जल स्नेही, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, इसके एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कार्बनिक प्रवृत्ति के होने चाहिए। तो एग्जाम्पल में अपन अगर बात करें तो स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, ठीक है, गोंद हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इधर धातु के सॉल हो गए, हाइड्रोक्साइड सॉल हो गया कोई भी, ऑक्साइड सॉल हो गया कोई भी, ठीक है, सल्फर सॉल हो गया। ऑर्गेनिक सॉल जो है वो इधर रखना है, द्रव स्नेही की तरफ। ये बेसिक 3 टाइप के कोलाइड का वर्गीकरण हो गया अपने लिए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, इनके एग्जाम्पल याद रखना, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी के। बाकी आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही आएगा, तो अपन को मेन फोकस कहां पे रखना है? इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे रखना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कोलाइड बनते कैसे हैं, कोलाइड बनाने की विधियां कौन सी है। ठीक है, चलो देखते हैं कोलाइड कैसे बनेंगे।
हाँ ठीक है, द्रव स्नेह अपन कोलाइड बनाने की विधियों के बारे में बात करते हैं। कोलाइड या सॉल बनाने की विधियां, कोलाइड ऑब्लिक सॉल बनाने की विधियां, कोलाइड को सॉल भी बोलते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। दो टाइप के कोलाइड है, एक तो है द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड का निर्माण। तो अपन ने बोला था ना, इसको सुगमता से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जाएगा द्रव स्नेही कोलाइड का निर्माण में? द्रव स्नेही कोलाइड में जो है वो परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इसलिए अगर मैं प्रावस्था और माध्यम को अगर आपस में मिला देता हूं तो उस कंडीशन में जो है वो द्रव स्नेही कोलाइड का सीधा सा निर्माण हो जाएगा। ठीक है, प्रावस्था को, परिक्षिप्त प्रावस्था को माध्यम में मिलाने पर सुगमता से कोलाइड का निर्माण होता है, कोलाइड का निर्माण होता है, क्योंकि प्रावस्था एवं माध्यम में, प्रावस्था एंड माध्यम में प्रबल बॉन्डिंग बोल दो आप, या प्रबल आकर्षण होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? द्रव स्नेही कोलाइड के कौन से थे एग्जाम्पल? सिंपल सा जिलेटिन ले लो, ठीक है, तो कोई भी प्रोटीन ले लो, एल्ब्यूमिन ले लो, इसको डायरेक्ट पानी में मिलाओ, आपका क्या बन जाएगा? द्रव स्नेही कोलाइड का निर्माण हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं द्रव विरोधी कोलाइड का निर्माण। ये किसी पर्टिकुलर विधि से बनेगा, पर्टिकुलर विधि से बनेगा। कौन सी विधि से बनेगा? पहले देखते हैं संगणन की विधियां। संगणन विधि में क्या करते हैं? संगणन विधि में क्या करते हैं? कोलाइड के पार्टिकल होते हैं छोटे, तो उन्हें क्या करते हैं? कंडेंस करते हैं, आपस में मिलाते हैं। तो जो छोटे कण होते हैं, छोटे आकार के कणों को संगनित कर कोलाइड कणों के परास में, के आकार के परास में लाया जाता है। परास में लाया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। H2S लिया प्लस O2 लिया, बना H2O प्लस सल्फर। यह सल्फर का सोल है, यह सल्फर सोल है। एक बात देखो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? -2। यहां पे आ गया 0। कौन से मेथड के थ्रू हुआ? ऑक्सीकरण। कौन से मेथड के थ्रू हुआ? ऑक्सीकरण। ये लो ऑक्सीकरण। अब अपचयन के थ्रू देखो, तो आपसे पूछा जा सकता है सल्फर सोल का निर्माण किस विधि के थ्रू हो रहा है? ऑक्सीकरण विधि के थ्रू हो रहा है। अपचयन का देखना है तो देखो, AuCl3 लो, गोल्ड का सोल अपचयन के थ्रू बनेगा। AuCl3 प्लस SnCl2 ले लो, ये बन जाएगा Au प्लस SnCl4। ये सोल बन गया। +3 से गया 0 में, इसका मतलब अपचयन हुआ। हाइड्रोलाइसिस के थ्रू किसका निर्माण हो सकता है वो देखो। FeCl3 का सोल लिया मैंने, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बनेगा FeOH होल थ्राइस, ये सोल बन गया, प्लस HCl। किसके थ्रू हुआ? जल अपघटन के थ्रू। कौन से विधि के थ्रू? जल अपघटन के थ्रू। ठीक है, आगे देखते हैं। AS2O3 है, इसमें H2S गैस पास करवाओ तो बनेगा AS2S3 प्लस H2O, डबल डिकम्पोजिशन, द्विक अपघटन है। ये सल्फाइड का सोल बन गया। ये 4 मेथड है, ठीक है, ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन और द्विक अपघटन। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया संगणन की विधियां। सेकंड बात करते हैं परिक्षेपण की विधियां। परिक्षेपण विधियां, इसमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है। इसका उल्टा करना है, इसका मतलब पार्टिकल पहले बड़ा होगा, पार्टिकल बड़ा होगा तो उससे छोटे छोटे पार्ट में क्या करना है, आपको ब्रेक करना है। क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है। इस विधि में बड़े आकार के कणों को छोटे छोटे टुकड़े करते हुए कोलाइड कणों के आकार में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है, ठीक है बात। छोटे आकार के कणों में क्या किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा। 3 मेथड है इसके अंदर। पहला यांत्रिक परिक्षेपण, यांत्रिक परिक्षेपण विधि में क्या करते हैं, बड़े आकार के कणों को परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर बड़े आकार का था तो परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर निलंबन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, निलंबन का। इस निलंबन को जो है अब छोटे पार्टिकल में ब्रेक करना है, तो अपन क्या करते हैं, यहां पे एक कोलाइड चक्की लेते हैं। जैसे चक्की में बड़ा दाना डालते हैं और उधर से क्या होता है, छोटा दाना निकल के बाहर आता है, तो एक कोलाइड चक्की लेते हैं जिससे किसका निर्माण होता है, कोलाइड का निर्माण होता है। यहां पे एक स्थायी कारक एजेंट का भी, स्थायी कारक पदार्थ भी मिलाया जाता है। स्थायी कारक पदार्थ भी मिलाया जाता है इस मेथड में, मिलाया जाता है। ये मेथड जो है वो ग्रेफाइट कोलाइड और छापने वाली सही होती है उसके लिए काम में लेते हैं। छपाई की जो सही होती है, इस विधि द्वारा ग्रेफाइट कोलाइड छपाई स्याही कोलाइड का निर्माण करते हैं। इसमें जो है वो आप स्थायी कारक टेनिन काम में लोगे और इसमें बबूल का गौन ये लेते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, ग्रेफाइट कोलाइड टेनिन होता है, इसमें काम में लेना है स्थायी कारक, और छपाई वाली सही वाले कोलाइड के लिए कौन सा स्थायी कारक काम में लोगे, बबूल का गौन। दूसरा है विद्युत परिक्षेपण विधि। सेकंड है विद्युत परिक्षेपण विधि। विद्युत परिक्षेपण विधि, ब्रैडिक आर्क मेथड, ब्रैडिक आर्क विधि। आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कि ये काम में किसके लिए आता है, तो ये काम में आएगा प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर सॉल के निर्माण के लिए, इनके लिए काम में आता है। करना क्या होता है इसमें क्या होता है, इस टाइप से एक एपरेटस दे रखा होता है, और ये 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं अपन, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। यहां पे पदार्थ दे रखा है, इलेक्ट्रोड को जैसे ही आप करंट सप्लाई दोगे तो इस पदार्थ की जो होगी वो वाष्प बनेगी, और इस वाष्प को क्या करते हैं अपन, ठंडा करने के लिए इसके चारों ओर क्या लगा रखा होता है, बर्फ लगा रहता है। तो जब वाष्प बनेगा, वापस ठंडा करेंगे तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रेक होकर किस में आ जाएगा, कोलाइड पार्टिकल के कणों के आकार में आ जाएगा। किसके लिए काम में लिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये प्लेटिनम, Au, Ag और कॉपर। थर्ड नंबर अगर अपन बात करें, थर्ड नंबर विधि पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इसमें क्या करते हैं,
शुद्ध ताजा बने अवक्षेप को, शुद्ध ताजा बने अवक्षेप में एक पेप्टी कारक मिला के, पेप्टी कारक मिला के एक अभिकर्मक मिलाया जाता, एक अभिकर्मक मिलाता है जिसे पेप्टी कारक कहते हैं। पेप्टी कारक मिला के किस में कन्वर्ट किया जाता है? कोलाइड में, कोलाइड में। ठीक है, शुद्ध ताजा बने अवक्षेप में एक पेप्टी कारक, एक अभिकर्मक मिलाया जाता है जिसे वो किसमें, उसके साथ सेक करो परिक्षेपण माध्यम के साथ, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कोलाइड में। होता क्या है, ये अवक्षेप क्या करता है, ये अवक्षेप क्या करता है, पेप्टी कारक से जो है वो कॉमन आयन को क्या करता है? अधिशोषित करता है अपनी सतह के ऊपर, और रिपल्शन की वजह से वो वापस टूट जाता है और टूट के कौन सा आकार ले लेता है? कोलाइड कणों का आकार ले लेता है। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड में अगर FeCl3 FeOH होल थ्राइज में फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजा बने अवक्षेप में, ताजा बने अवक्षेप में FeCl3 मिलाता हूं तो धनायन कोलाइड का, पॉजिटिव कोल का निर्माण होता है। कैसे? ये क्या करता है, FeOH होल थ्राइज जो है ये यहां से Fe+3 को अपनी सतह पर अधिशोषित करेगा और रिपल्शन की वजह से ये ब्रेक होके किसमें निर्माण करेगा? वापस कोलाइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? कोलाइड का निर्माण करेगा। ठीक है बात? तो ये हो गया कोलाइड बनाने की विधियां सारी। ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड बहुत आसान है क्योंकि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के मध्य स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। इसकी वजह से ये क्या करता है, जैसे ही आप कोलाइड को परिक्षेपण प्रावस्था को माध्यम में मिलाओगे तो सीधा क्या कर लेगा? कोलाइड का निर्माण कर लेगा। द्रव विरोधी को बनाने की दो विधियां, संघनन विधि, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल को ज्वाइन करके, और एक है परिक्षेपण विधि, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ के। ठीक है, संघनन विधि में 4 है, ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन और दिक् अपघटन। 3 है, यांत्रिक परिक्षेपण, विद्युत परिक्षेपण और पेप्टीकरण। ठीक है बात? चले आगे बोलो। चलो अब अपन बात करते हैं कोलाइडों का शुद्धिकरण। बेटा इनको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, मॉड्यूल से पढ़ लेना एक बार, है ना, अच्छे से, तो वापस और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं कोलाइडों का शुद्धिकरण। कोलाइड विलयनों का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन। कोलाइड विलयनों का शुद्धिकरण का मतलब होता है अशुद्धियों को बाहर निकालना। कोलाइड विलयन से अशुद्धियों को जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, अशुद्धियों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? कोलाइड का शुद्धिकरण। 3 मेथड है। सबसे फर्स्ट अपोहन इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी डायलाइसिस, अपोहन डायलाइसिस। इसके द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। ये तो आपको मालूम ही है ना, रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। अगर अपोहन प्रक्रिया धीमी है और इसमें अशुद्धि अगर जो है वो विद्युत अपघट्य प्रकृति की है, तो उसके लिए फिर काम में क्या लेते हैं अपन? विद्युत अपोहन, जिससे क्या हो जाता है? अपोहन की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है, विद्युत अपोहन। ठीक है, करते क्या इसमें, ये इस टाइप से इसके अंदर कोलाइड सोल रख देते हैं।
और इधर से कंटिन्यू वाटर की सप्लाई देते हैं। यहां से ये जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, इसमें से अशुद्धियां बाहर आ जाएगी, लेकिन कोलाइड के कण विसरित नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। और तीसरी विधि जो है वो है सूक्ष्म निस्यंदन। सूक्ष्म निस्यंदन, इसमें क्या करते हैं अपन, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके कणों को जो है वो आंशिक बंद किया जाता है। झिल्ली के कणों को, झिल्ली के छिद्रों को आंशिक बंद किया जाता है, जिससे कोलाइड के कण बाहर नहीं निकलेंगे, आंशिक बंद किया जाता है। अब किसके थ्रू बंद किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। झिल्ली के छिद्रों को क्या किया जाता है, आंशिक बंद किया जाता है। इसको बंद करने के लिए जो अपन काम में लेते हैं वो एसिडिक अम्ल का कोलेडियन काम में लेते हैं। एसिडिक अम्ल का या एसिडिक एसिड में कोलेडियन काम में लेते हैं। कोलेडियन क्या होता है वो ध्यान रखें। कोलेडियन क्या होता है, एल्कोहल में सेलुलोज नाइट्रेट का कोलाइड विलयन होता है। कोलाइड विलयन होता है, ये ध्यान रखना है। कोलेडियन क्या होता है, एल्कोहल में सेलुलोज नाइट्रेट का कोलाइड विलयन होता है। ये 3 विधियां है कोलाइड विलयनों का शुद्धिकरण करने की। ठीक है बात। तो आज अपन ने कोलाइड होता क्या है, कोलाइड का 3 टाइप से क्लासिफिकेशन, कोलाइड बनाने के मेथड और कोलाइड विलयनों का शुद्धिकरण कर लिया। एक बार इन्हें आप वापस अच्छे से देख ले, एग्जाम्पल ध्यान रखें। नेक्स्ट क्लास में अपन कोलाइड सोल की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टीज कराऊंगा सारी, उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ रखे उनको करेंगे, जिससे अपन को आइडिया लग जाएगा अपन ने पढ़ा क्या, क्वेश्चन आते कैसे। ठीक है, चलो यहां तक करना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।